आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। पिछले क्लास में हमने विद्युत विभव के ऊपर चर्चा किया था, विद्युत धारा के ऊपर हमने बात किया। अब विद्युत विभव और विद्युत धारा के मध्य क्या संबंध है, उस संबंध के बारे में स्टडी किया था ओम्स ने, और उसने उस स्टडी के अकॉर्डिंग अपना एक नियम लाया जिसे ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमने हाइड्रोलिक्स वाले सिद्धांत का प्रयोग किया था विद्युत विभव में, तो यदि पानी के दो टंकी हैं, एक टंकी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, एक टंकी जिसमें पानी की मात्रा कम है, और दोनों टंकी एक ही क्षैतिज पर रखे हुए हैं, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखे हुए हैं, और दोनों टंकी के बेसमेंट को यदि हमने एक पाइप से जोड़ दिया तो क्या होगा, उस पाइप से पानी का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और कैसे प्रवाह होगा, ज़्यादा पानी वाले टंकी से पानी बहकर किस में आएगा, कम पानी वाले में। और ये बहाव कब तक चलते रहेगा, जब तक दोनों टंकी का जल का स्तर एक समान ना हो जाए। बिल्कुल यही स्थिति किसके लिए लागू होती है, सेम कंडीशन लागू होता है हम लोग के लिए, विद्युत धारा के लिए और विद्युत विभव के लिए। कि हम ये मान के चलते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई एक जगह है, ये पॉइंट ए है और इधर हमारे पास कोई पॉइंट बी है। पॉइंट ए पर बहुत से आवेश हैं, आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या हम ये कहें कि यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान बहुत ज़्यादा है, विद्युत विभव का मान ज़्यादा है। और हमने इसे किसी तार से इस तरीके से स्ट्रेट वायर से हमने उसे क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो स्ट्रेट वायर से कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं और मान लेते हैं कि ये जो सिस्टम बी है, एक जगह बी है जहां पर आवेश की मात्रा कम है, अर्थात ये लो पोटेंशियल है और ये हाई पोटेंशियल का प्लेस है। पोटेंशियल अर्थात विभव। तो ये उच्च विभव वाले स्थान से जब आवेश को प्रवाह होने के लिए कोई पर्टिकुलर पाथ मिलेगा, कोई एक सही रास्ता मिलेगा, और ये सही रास्ता क्या है कि कोई तार हो, कोई कंडक्टिंग वायर हो, कोई चालक हो, तो उसमें से वो प्रवाह होकर किस में जाएगा, सिस्टम बी तक जाएगा। और ये प्रवाह कब तक होते रहेगा, जब तक इन दोनों के मध्य विभव में अंतर बना होगा। जैसे इन दोनों के मध्य विभव का अंतर समाप्त होगा, वैसे ही आवेश का प्रवाह भी रुक जाएगा, अर्थात विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो ओम्स ने क्या किया, इसी के ऊपर स्टडी किया कि किस स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ओम्स का कथन था, ओम्स का जो कथन है मूल रूप से कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक नियत तापमान पर और एक स्टैंडर्ड जो वेदर कंडीशन है, स्टैंडर्ड वेदर कंडीशन का तात्पर्य है कि वहां मॉइस्चर का लेवल स्टैंडर्ड होना चाहिए, टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेशर वो अपनी स्टैंडर्ड रेंज पर होना चाहिए, और बाह्य किसी भी कारक का प्रभाव ना हो। उस अवस्था में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, ये चालक है, इस चालक से कोई धारा प्रवाहित होगी, उस धारा को हमने आई लिया। तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा किस बात पर निर्भर करता है कि इस चालक के दोनों सिरे, अर्थात ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों सिरों के मध्य विभव में कितना अंतर है, इस बात पर वो डिपेंड करता है। तो इसके दोनों सिरों के विभव के अंतर पर कौन सा चीज निर्भर कर रहा है कि इसमें कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ये ओम्स का कथन था। ओम्स के स्टेटमेंट का पहला जो पॉइंट है वो ये है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, नियत तापमान पर, नियत तापमान प्रेशर पर चालक में प्रवाहित होने वाली, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई, यहां धारा आई का तात्पर्य है विद्युत धारा आई, उसके सिरों के विभवांतर पर निर्भर होता है। देखेंगे यहां क्या लिखा है, नियत तापमान अर्थात टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात किया यहां पर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो
in a conductor is directly proportional to potential difference between its two end point, अर्थात इसके दो अंतिम सिरों के विभवांतर पर कौन निर्भर करता है, कितनी धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। अब ये जो धारा प्रवाहित हो रही, इनने बोला इस रूप में, मगर इसको लिखने का जो तरीका था वो उल्टा था। उनने लिखा किस तरीके से, उनका लिखने का तरीका था V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इस चीज का तात्पर्य है, इस बात का तात्पर्य है, वोल्टेज अर्थात विभवांतर निर्भर कर रहा है विद्युत धारा के प्रवाह पर, और उनका स्टेटमेंट क्या बोलता है, विद्युत धारा निर्भर करता है विभवांतर पर। तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं, अर्थात इनका जो स्टेटमेंट था और उसका जो गणितीय निरूपण था वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हमें प्रथम दृष्टि में यही लग रहा है कि ये और ये दोनों स्टेटमेंट मैच नहीं करता। पुनः देखेंगे, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, धारा का मान निर्भर करता है विभवांतर पे, और जबकि उसका गणितीय निरूपण जो उन्होंने बताया वो क्या है कि विभवांतर निर्भर करता है धारा पे। तो दोनों एक स्टेटमेंट तो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। उनका ये स्टेटमेंट तो बाद में बना, उनका शुरुआती जो स्टेटमेंट था जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और इस लॉ को डिड्यूस करना चाह रहे थे, इसका व्युत्पन्न करना चाह रहे थे इस नियम को, तो उसके पहले उनका कथन क्या था कि मान लेते हैं कि बिंदु A पर विभव जो है V1 है और बिंदु B पर विभव जो है V2 है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना हो गया, V1 माइनस V2, और इसी V1 माइनस V2 को हमने क्या मान लिया, V मान लिया, अर्थात इन दोनों के मध्य जो विभवांतर है वो V है, और इस विभवांतर के कारण यहां जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I है। तो ओम्स का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था, जो मेन जो पॉइंट था, मेन स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, वो क्या कहता है कि किसी भी चालक के किसी भी बिंदु पर इसके दोनों सिरों का विभवांतर का मान और उसके कारण जो बह रही धारा उसका, उन दोनों का अनुपात हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थात ओम्स का जो ओरिजिनल जो कंटेंट था, ओरिजिनल कंटेंट ये था कि विभवांतर और विद्युत धारा, इन दोनों का जो अनुपात है ये सदैव क्या होता है, नियत होता है। ये उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट था जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ये कंडीशन लेकर आए। उन्होंने बार बार देखा कि वो जितना विभवांतर बढ़ाते थे उसके अकॉर्डिंग करंट का भी मान बढ़ता था, मगर इन दोनों का जब वो रेशियो निकालते थे तो वो मान हमेशा फिक्स आता था, फिक्स ही मिलता था। जैसे एक छोटी सी बात उदाहरण के रूप में मैं ले लूं, ये V है और ये I है। अब इन दोनों के बीच में एक छोटा सा हमने ऐसे ऐसे टेबल के जैसे हमने बना दिया, इस तरीके से मान लेते हैं 10 वोल्ट उन्होंने दिया तो उसके कारण 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हो सकता है 15 वोल्ट दिया तो यहाँ 3 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 20 वोल्ट अप्लाई किया तो वहां 4 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब इन सभी स्थिति में देखो, आप V बटे I का मान निकालो, 2 एकम 2 पंचे, 3 एकम 3 पंचे, 4 एकम 4 पंचे 20। अर्थात देखो, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ते जा रहा था। ये जो एग्जाम्पल है मैंने केवल समझाने के लिए लिया है, वस्तुतः बिल्कुल ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। तो इन दोनों का अनुपात भी 5 मिला, इन दोनों का अनुपात भी 5 मिल रहा है, इनका अनुपात भी क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अर्थात उनका कहना यही था कि किसी भी धारावाही चालक के लिए उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के फलस्वरूप जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इनका अनुपात सदैव नियत रहता है। आप चाहे जितना भी विभवांतर लगाते जाइए, उसके कारण जितना भी करंट प्रवाहित हो, विभवांतर के कारण धारा का मान परिवर्तन हो सकता है, मगर विभवांतर बटा धारा, इनका जो अनुपात है, वोल्टेज अपॉन करंट, इसका जो रेशियो हो एवरीवेयर क्या मिलेगा, अपने को कांस्टेंट मिलेगा। यह बात को बताया किसने, ओम्स ने। तो अब देखिए इस चीज का इस पर क्या प्रभाव है और ये कैसे अपोजिट हो रहा है। तो हम देखते हैं V प्रवाहित करने के कारण, V अप्लाई करने के कारण I प्रवाहित होता है। अर्थात
पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, पहले हम विभव देते हैं, तब कहीं जाकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसीलिए उन्होंने बोला कि विद्युत धारा प्रवाहित होने का मान किस पर निर्भर कर रहा है, वोल्टेज पर निर्भर किया। तो उनका यही स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि धारा प्रवाहित का मान उसके सिरों के विभवांतर पर निर्भर करता है, और विभवांतर बटे धारा का जो मान है वो सर्वत्र नियत होता है। ये बात को उन्होंने बोला। अब ये देखिए, इसी चीज को जब हम V इज इक्वल टू लिखेंगे तो ये I गुणा ये क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। ये कोई नियत जो चीज है तो वो कांस्टेंट हो गया, और यदि इस नियत को आप हटाओगे तो यहां बराबर का चिन्ह जो है वो प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाएगा, समानुपातिक चिन्ह में, और यहां I का मान I के रूप में आ गया। तो अब देखेंगे आप कि ये जो वैल्यू जो मिला आपको V प्रोपोर्शनल टू I, ये बिल्कुल इसी रूप में आ गया। ऐसे आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि वोल्टेज का वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रहा है, मगर वस्तु स्थिति क्या है, करंट का वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था। फिर उसको मैथमेटिकली आगे बढ़ाए तो हमें क्या चीज मिला, V प्रोपोर्शनल टू I। तो कहीं भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इनके स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, उनका गणितीय निरूपण क्या है। ये तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के ऊपर हमने अभी बात किया था, चर्चा किया। अब इसके गणितीय रूप के ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा, V प्रोपोर्शनल टू I है, अर्थात V इज इक्वल टू, समानुपातिक चिन्ह को हटाऊंगा तो यहां कोई नियतांक लगेगा, उस नियतांक को हमने R वर्ड से निरूपित किया, गुणा क्या हो गया, ये I। या इसे भी हम ऐसे कह सकते हैं, R का मान किसके बराबर होगा, V बटे I के बराबर। ये ओम्स लॉ का एक गणितीय निरूपण है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है, जहां इस R को किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है रेजिस्टेंस, या हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिरोध। तो R का वैल्यू है, R जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं, इसका मान ये वही नियत है, अर्थात V बटे I जो नियतांक है, ये नियतांक को दूसरा नाम दिया गया बाद में, जिसे प्रतिरोध कहा गया। तो ओम्स लॉ का मेन जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ यही है, V प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू I इंटू R, और यहां R जो है वो प्रतिरोध कहलाता है, और ये प्रतिरोध का मान किसके बराबर होता है, V बटे I के बराबर होता है। तो ये तो प्रतिरोध के ऊपर बात हो गई, मगर अब ये चर्चा करना आवश्यक है हमें कि प्रतिरोध क्या है। जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो वो हम उसे कैसे समझेंगे, प्रतिरोध, क्योंकि ये इसी का ही छोटा टॉपिक है। कई बार जब कभी भी प्रतिरोध को परिभाषित करने की बात होती है तो हम सिंपल से बोल देते हैं V बटे I का मान जो है वो प्रतिरोध कहलाता है, मगर ये बिल्कुल एज इट इज नहीं है, ये गणितीय रूप में हमने उसको परिभाषित किया, मगर सामान्य शब्दावली में हम उसे कैसे परिभाषित करेंगे। या कोई व्यक्ति हमसे पूछ दिया कि प्रतिरोध को सामान्य अर्थ में समझाइए, तो हम उसे कैसे समझाएंगे। तो उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा किस प्रकार से किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उस फेनोमेना, उस परिघटना के ऊपर बात करते हैं हम। वो परिघटना कुछ इस तरीके से है कि मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक है, इस चालक को थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके हमने बताया। इस चालक को हमने इस तरीके से किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये इस तरीके से। कोई पदार्थ चालक कब कहलाता है, विद्युत चालक कब कहलाता है, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक मात्रा में उपस्थित हो, जिसके कारण जब विद्युत क्षेत्र हम उसमें सप्लाई के रूप में देंगे तब वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूवमेंट करेंगे, जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट होना अर्थात आवेश का प्रवाह होना, और यही आवेश का प्रवाह ही तो विद्युत धारा कहलाती है। तो देखते हैं हम कि यहां जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से ये जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन में आवेश का मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो सभी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है, और ये ऋणात्मक आवेश क्या होगा, बैटरी के द्वारा, ये बैटरी का निशान है सेल का,
उसके धनात्मक की ओर वो सभी के सभी आकृष्ट होने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस चालक के अंदर मौजूद जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, अर्थात हमारे द्वारा उपयोग किए गए इस सेल के धनात्मक जो टर्मिनल है, धनात्मक जो बिंदु है, उसके तरफ वो सब के सब एक साथ आकृष्ट होने का प्रयास करेंगे। ये सभी देखिए, मान लेते हैं कि ये पूरा इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, Q है, और हमने यहां पर जो वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है। तो देखेंगे जब Q मौजूद है और E है तो इनमें बल तो लगेगा ही लगेगा। ये फॉर्मूला याद कीजिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो कितना बल लगेगा उसमें, F का मान हो गया E इंटू Q। अर्थात देखिए हमने विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया और यहाँ जितने आवेश है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा और उतने बल से ये सब के सब एक साथ इस धनात्मक की ओर आने का प्रयास करेंगे। ये सब के सब जब धनात्मक की ओर इस तरीके से आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वायर का क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन का आकार भी बहुत छोटा होता है, मगर इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो उनको सफिशिएंट स्पेस नहीं मिल पाएगा आगे बढ़ने के लिए, और होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराना चालू कर देगा। अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉन जिसको बिल्कुल, यदि हम ऐसे लेते हैं कि ये इस प्रकार से कोई एक और हमने पॉइंट लिया, जैसे इसमें एक दो इलेक्ट्रॉन होते तो ये सब के सब बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते से इस तरीके से आ जाते और ये बिल्कुल यहां पर धनात्मक टर्मिनल की ओर चले जाते हैं। तो ये तो एक दूसरे से टकरा भी नहीं रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समय बहुत कम लगा। मगर इस स्थिति में क्या होगा, जैसे मैं इसमें से बीच के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा रहा हूं केवल समझाने के लिए, हम ये देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इससे टकराने के बाद यहां टक्कर खाया, यहां से टकराने के बाद वो इधर आ गया, इससे टकराने के बाद इसमें चला गया, यहां से टकराने के बाद इसमें आया और उसके बाद फिर बाहर निकला। जिस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सीधे सीधे चल के आना था वो सीधे सीधे ना चल के आकर वो कई टक्कर खाते हुए आया। अर्थात किससे टकरा रहा है, अपने साथ में जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं उनसे। उनके साथ तो टक्कर होता ही है, साथ ही साथ किससे टक्कर होता है, इस पदार्थ के अंदर मौजूद इंप्यूरिटी एटम अर्थात कुछ अशुद्धि के कण मौजूद होंगे, उनसे टकराएगा। विभिन्न प्रकार के आयन मौजूद होते हैं, उन आयन से टकराएगा या परमाणु से टकराएगा। उस टकराने के कारण, उस टकराव के फलस्वरूप ड्यू टू दिस कोलिजन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मोशन का, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को या आवेश को, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में जितना समय लगना था उस टाइम इंटरवल का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात टक्कर होने के कारण इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हुआ, अपोज हो रहा है, रुक रहा है। और यह किसके कारण हुआ, इस पदार्थ की प्रकृति के कारण, क्योंकि इस पदार्थ की संरचना ही ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जब कभी भी फ्लो होगा तो उसमें टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। और यह टकराव की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जब कभी भी टकराव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉन में टकराव उत्पन्न होगा तो जो टाइम पीरियड लगता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उस टाइम पीरियड का मान क्या होगा, घटेगा। और टाइम पीरियड का मान घटेगा तो विद्युत धारा को आप क्या समझोगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए आवेश प्रवाहित हो रहा है, मगर आवेश को प्रवाहित होने में यदि समय ज्यादा लगा अर्थात टी का मान कम होगा, तो जब टी का मान हम इसमें क्या करेंगे, सॉरी टकराव होगा तो टी का मान बढ़ेगा, मिस्टेक हो गया था मुझसे। जब इलेक्ट्रॉन में टकराव होगा तो इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में लगने वाले समय का मान बढ़ेगा, और जब समय का मान बढ़ेगा तो देखिए इस सूत्र में जब आप हर पे या डिनोमिनेटर पे आप मान को बढ़ाएंगे तो ये जो पूरा मान है ये क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। और हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में कमी आ रही है। तो प्रतिरोध को हमने अभी एक एक्सपेरिमेंटल वे पर समझने का प्रयास किया, बट अब प्रतिरोध को हम थोड़ा अच्छे से आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोध है क्या। हमने प्रतिरोध का कारण भी यहां देख लिया। तो प्रतिरोध किसी भी पदार्थ की वह प्रकृति है, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ की वह प्रकृति है जिस प्रकृति के कारण वो अपने अंदर से बहने वाले आवेश को रोकने का प्रयत्न करता है।
इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, अर्थात अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन को बहने में क्या करता है, रोक रहा है। अब यह आएगा कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, या प्रतिरोध का कारण क्या होता है। तो प्रतिरोध का कारण होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल बाय द अदर इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम, इंप्यूरिटी एटम। तो ये जो टकराव है, ये जो कोलिजन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पदार्थ के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु, दूसरे इंप्यूरिटी पार्टिकल से टकराने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो समय में कमी हो रही है, यही प्रतिरोध का कारण है। अर्थात कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही या इलेक्ट्रॉन का टकराव ही हमारा प्रतिरोध का कारण है। तो जब कभी भी प्रतिरोध के कारण की बात करेंगे, हम कारण की बात करेंगे, तो ये कारण क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन का पदार्थ के अंदर टकराव। और ये टकराव किसके साथ होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, परमाणु के साथ टकराव होगा, आयन के साथ टकराव होगा, कोई इंप्यूरिटी एटम है इनके साथ टकराव होगा, अर्थात इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। तो ये हमने रेजिस्टेंस के ऊपर बात किया। तो ये ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ के बारे में था ये कंटेंट। मगर एक बात ये भी आता है, यहां हमने देखा V इज इक्वल टू R इंटू आई। पुनः हम अब ओम्स लॉ में इस बात पर आते हैं। तो जब कभी भी हमें यह ध्यान रखना है कि ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऑल द कंडक्टिंग मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मगर वो कब ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, उसका कंडीशन यह है कि उस चालक के दोनों सिरों पर, जैसे कि मान लेते हैं कि यह चालक है, इस चालक के दोनों सिरों पर आप पोलरिटी को चेंज करोगे और उस चेंज करने के फलस्वरूप भी यदि इसमें बहने वाली धारा के मान में कोई अंतर ना आए, उस स्थिति में हम कहेंगे कि ये जो चालक है ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, या हम इसको ओमिक कंडक्टर के नाम से जानते हैं, ओमीय चालक कहते हैं। अब पोलरिटी को बदलने का तात्पर्य क्या है कि देखें, जैसे ये चालक है, इस चालक का दो फेस है, फेस ए और इधर को हमने फेस बी ले लिया। फेस ए को हमने बैटरी के धनात्मक से जोड़ा है और फेस बी को हमने बैटरी के ऋणात्मक से जोड़ा हुआ है। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब ए को धनात्मक और बी को ऋणात्मक से जोड़ते हैं तब इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हुई, ये पहली स्थिति है। और दूसरा कि हम फेस ए को ऋणात्मक कर देते हैं और फेस बी को धनात्मक कर देते हैं। देखिए, जब कभी भी इस प्रकार का चिन्ह बनता है, इसका तात्पर्य बड़ी रेखा वो धनात्मक को बताती है और जो छोटी रेखा है वो ऋणात्मक को बताती है। अब देखेंगे, बड़ी रेखा जो है वो बी की तरफ कनेक्टेड हो गया, अर्थात बी को धनात्मक कर दिए, और छोटी रेखा जो है वो ए से कनेक्टेड हो गया, अर्थात ए ऋणात्मक हुआ। तो किसी भी चालक के दोनों सिरों पर यदि हम विभव जो सप्लाई करते हैं उसके ध्रुव में, उसके पोलरिटी में चेंज कर देते हैं, और पोलरिटी में चेंज करने के कारण भी इसमें इससे प्रवाहित होने वाले धारा के मान में यदि कोई अंतर ना आए, दिशा में अंतर आएगी। पहली स्थिति में धारा इस तरह से फ्लो हो रही थी, दूसरी स्थिति में धारा इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो दिशा में परिवर्तन आया, मगर उसके यदि मैग्नीट्यूड में या मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में ऐसे कंडक्टर को हम क्या कहेंगे कि वो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है और वह ओमिक कंडक्टर है। ये बात, तो ये ओम्स लॉ के बारे में ये कंटेंट था। अगला जो कंटेंट है इसी में ही कंटिन्यूएशन में चलते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो, या ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध के मान को प्रभावित करते हैं। तो हम इसके प्रभावित करने वाले कारक के बात कर लेते हैं। आप लोग अपने कॉपी में यदि नोट कर रहे होंगे तो हेडिंग डाल सकते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करता है।
प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। पहला बिंदु क्या है? प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अर्थात कोई भी चालक की लंबाई पर उसका प्रतिरोध डिपेंड करता है। चालक को जितना लंबा करते जाओ उसका प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ते जाएगा। यह पहली स्थिति है, फर्स्ट पॉइंट। अर्थात यदि समानुपाती है, अर्थात लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ते जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, प्रतिरोध का मान व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके अनुप्रस्थ काट पर, अर्थात R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अर्थात ये जो क्षेत्र होता है, या इस पाइप को हमने यदि बीच से ऐसे करके काट दिया कहीं से, तो कोई भी पाइप है, इस पाइप को जब आप ऐसे बीच से काटोगे तो बीच से काटेंगे तो कैसा दिखाई देगा? बीच से काटेंगे तो ये इस तरीके से अनुप्रस्थ काट हमको दिखाई देगा। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर ये डिपेंड करता है, मगर कैसे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इसके एरिया को हम कम करेंगे, इसके क्षेत्रफल को कम करेंगे, तो उस स्थिति में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और इसके क्षेत्रफल को इस तरीके से बड़ा कर देंगे हम। यदि इसी को ऐसे हमने बड़ा कर दिया, बड़ा कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, खुला क्षेत्र ज़्यादा होगा, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन में टकराव कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन में टकराव कम होगा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। तो तात्पर्य यह है कि जब आप क्षेत्रफल का मान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और क्षेत्रफल का मान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। इसको कैसे समझे हम लोग? बिल्कुल इसी तरीके से, क्षेत्रफल कम रहेगा, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए कम जगह मिलेगा, टकराव ज्यादा होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। क्षेत्रफल बड़ा है, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए ज्यादा जगह मिला, ज्यादा जगह मिलने से टकराव कम होगा, टकराव कम होगा तो प्रतिरोध का मान भी घटेगा। यह दूसरा बिंदु। तीसरा जो पॉइंट है, प्रतिरोध का मान समानुपाती होता है टेम्परेचर पे, अर्थात तापमान पे ये निर्भर करता है। तापमान पे कैसे निर्भर करता है? कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मगर कैसे समझेंगे हम इस बात को? ऐसे केवल यदि हम रख लेते हैं R प्रोपोर्शनल टू T, ये रटने वाली बात हो जाएगी। मगर जब हमें समझने की बात करनी है तब हम कैसे समझें? तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन जब गतिशील अवस्था में है, तो जब हम तापमान बढ़ाते हैं, टेम्परेचर जैसे ही हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है? जब तापमान आप बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाने के कारण ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात थर्मल एनर्जी बढ़ेगा। थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका प्रभाव क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। देखेंगे गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अर्थात इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जब ये वैल्यू बढ़ रहा है अर्थात इसमें से कौन से मान में परिवर्तन आ सकता है? 1/2 का वैल्यू नियत है, ये इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी नियत है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो सकता। अर्थात काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो इसका तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन की गति अर्थात वेलोसिटी क्या हो रही है? आपकी बढ़ रही है। तो देखिए, तापमान बढ़ा है, उसके कारण ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ा, थर्मल एनर्जी TH.E लिखूंगा, अर्थात थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है। थर्मल एनर्जी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण इसका वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा? टकराव बढ़ जाएगा। टकराव बढ़ेगा तो प्रतिरोध का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से हमारे पास एक छोटा सा कारण है, एक इस प्रकार से कारण है कि टकराव बढ़ा तो टकराव बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ गया, इस तरीके से।
तो देखें, जब यदि कोई आपसे पूछे कि तापमान बढ़ने का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप बता सकते हैं जैसे जैसे आप तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे ऊष्मीय ऊर्जा का मान बढ़ेगा। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान में परिवर्तन आएगा। इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो टकराव बढ़ेगा, और टकराव बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार से हो गया प्रतिरोध को लेकर, प्रतिरोध का मान इस पर डिपेंड किया। और चौथा जो है प्रतिरोध का मान डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, अर्थात पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये इतने कंटेंट को हमने यहां देखा, इतने कंटेंट को हमने लिया। अब जो महत्वपूर्ण स्थिति है कि इन चारों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, पदार्थ का आकार किस पर निर्भर करता है, लेंथ और एरिया पदार्थ के आकार को डिसाइड करते हैं। तापमान तो वायुमंडल के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पर डिपेंड करता है, और पदार्थ हम कौन सा मटेरियल ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर का वैल्यू प्रोपोर्शनल है लेंथ पर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए पर, इस तरीके से। अर्थात प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई पर प्रत्यक्ष और क्षेत्र प्रत्यक्ष समानुपात है, और इस पर व्युत्क्रम रूप से समानुपात है, व्युत्क्रमानुपात है। जब हम इस समानुपातिक चिन्ह को हटाकर बराबर करेंगे तो आर का मान किसके बराबर होगा, आर इज इक्वल टू, यहां एक कांस्टेंट लग जाता है रो इनटू लेंथ अपॉन ए। अब ये रो क्या है, ये नियतांक है, और इस नियतांक को किस नाम से जाना जाता है, इसको प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी के नाम से जाना जाता है ये चीज, प्रतिरोधकता। ये तो एक फॉर्मूला अपने को मिल गया, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला है इस तरीके से। अब यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट में, अभी देखिए हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, इसके फैक्टर अफेक्टिंग की बात कर ली, मगर हमने अभी तक उस चीज के ऊपर चर्चा नहीं किया है कि आर की इकाई क्या होगी, उसके ऊपर हमने बात नहीं किया। तो आर की इकाई और प्रतिरोधकता की इकाई दोनों के ऊपर हम एक साथ चर्चा करेंगे, एक साथ बात करेंगे। तो यह रेजिस्टेंस का फार्मूला हुआ। अब प्रतिरोधकता का हम फॉर्मूला लेते हैं कि प्रतिरोधकता क्या है, या प्रतिरोधकता को हम कैसे समझ पाएंगे, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी पर देखें, इस सूत्र को ही लीजिए, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है। अर्थात रो की वैल्यू को यहां रखूंगा तो ए आकर यहां इंटू हो जाएगा और एल आकर यहां भाग में चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर करके रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन क्या हो जाएगा, एल, इस तरीके से। प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई, इस तरीके से। और जब इसकी डिपेंडेंसी की हम बात करते हैं कि ये क्या है, आर का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, या निर्भरता को हम बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं इनकी इकाई को लेकर। इकाई या एसआई यूनिट की बात करते हैं। दो चीजें हैं, दोनों के लिए अलग अलग, रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा और रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा। इसकी इकाई जो होती है, R इज इक्वल टू फॉर्मूला है V अपॉन I, तो V का यूनिट होता है वोल्ट और I का यूनिट होता है एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को ओम के नाम से जाना जाता है, और इसका सिंबल इस तरीके से है। अर्थात एक ओम प्रतिरोध कब कहा जाएगा,
जब 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर 1 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है, उस स्थिति में उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम है। ये एसआई यूनिट हो गया किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। अब इसके अलग अलग और यूनिट होते हैं। किलो ओम होता है, अर्थात 1000 ओम को किलो ओम कहा जाता है। 10 की घात 6 ओम को मेगा ओम के नाम से जाना जाता है। गीगा ओम भी होता है, अर्थात 10 की घात 9 ओम, इस तरीके से। तो ये इनके कुछ बड़ी इकाई है। मगर जब प्रतिरोधकता की बात करते हैं या रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हम लोग का? R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, क्षेत्रफल का यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या हो गई? 1 मीटर, और 1 मीटर कट गया, प्रतिरोधकता की इकाई हो गई ओम मीटर। तो इन दोनों की इकाई में अंतर है। इसकी इकाई ओम है मगर इसकी इकाई ओम मीटर है, इस तरीके से। अब प्रतिरोधकता को परिभाषित कैसे करें? दोनों की इकाई के बारे में तो देख लिए, अब इसको परिभाषित कैसे करना है हमें। तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा? पुनः हम इस सूत्र में आते हैं अपने, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, इस फॉर्मूले पर। हम यहां लेते हैं कि स्थिति यदि कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल जो है 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लंबाई 1 मीटर हो। देखेंगे, कोई चालक जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और लंबाई जो है वो कितना हो? 1 मीटर हो। उस स्थिति में रो का मान किसके बराबर होगा? R इंटू क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाई लंबाई को कितना लिया? 1 मीटर लिया। ये दोनों कट जाएंगे हमारे, एक और एक। यूनिट से हमें बात नहीं करना है अभी, हमें सिर्फ इसकी परिभाषा निकालनी है। तो जब क्षेत्रफल को 1 लेंगे और लंबाई को भी 1 लेंगे, यूनिट लेंगे या इकाई लेंगे, उस स्थिति में प्रतिरोधकता का मान किसके बराबर हो गया? प्रतिरोध के बराबर हो गया। अब इसको परिभाषित करना आसान हो गया। तो अब इसकी परिभाषा कैसे होगी? इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है। किसी चालक की प्रतिरोधकता, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, उस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उस प्रतिरोध के बराबर होता है, या उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है जिस चालक का अनुप्रस्थ काट एवं लंबाई दोनों का मान इकाई हो। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक का जो प्रतिरोध होता है, उसी प्रतिरोध का मान ही प्रतिरोधकता कहलाता है। फिर से एक बार देख लेंगे, इकाई अनुप्रस्थ काट और इकाई लंबाई वाला चालक का जो प्रतिरोध है, वही प्रतिरोध का मान हमारा प्रतिरोधकता कहलाएगा। यह प्रतिरोधकता की बात है। अब इसी में आगे बढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो जब आप सूत्र को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि डिपेंडेंसी की जब बात करते हैं, जैसे देखें रो का वैल्यू किसके बराबर हो गया? R इंटू एल अपॉन ए के। ऐसे सूत्र को देखने पर तो लग रहा है कि प्रतिरोधकता का मान क्षेत्रफल, गलत लिखा गया, R इंटू ए अपॉन एल, इस तरीके से। रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, अर्थात प्रतिरोधकता का मान क्षेत्रफल पे समानुपाती है और लंबाई पे व्युत्क्रमानुपाती है। हमें ऐसे जरूर लगेगा। मान लेते हैं, हम पहले लिखते हैं इस तरीके से, रो का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू ए, और दूसरा मैंने लिखा रो का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। और तीसरा जो चीज है, रो का वैल्यू तापमान पे, और चौथा रो का वैल्यू जो है पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर चौथा बात करते हैं। अब देखें, क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? यदि हम इसको समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत है पूर्ण रूप से। कारण क्या है गलत होने का? क्योंकि
प्रतिरोधकता तो वह प्रतिरोध है जब A और L दोनों का मान इकाई हो, अर्थात इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई वाले चालक का ही जो प्रतिरोध होता है वही तो प्रतिरोधकता है। तो जब हमने इनको और इसको पहले ही हमने इकाई का दर्जा दे दिया तो उस स्थिति में ये इस इकाई अर्थात नियत चीज पर अर्थात कांस्टेंट चीज पर डिपेंड नहीं कर सकता। इसीलिए यह होता है कि रो का वैल्यू A पर और L पर कभी भी निर्भर नहीं करता है। अब थोड़ा सा और इसको समझते हैं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को कुछ सामान्य शब्द में, कुछ सामान्य तात्पर्य में। जैसे एक दीवार बनता है, दीवार ईंटों से मिलकर बनता है, ईंट से। ईंट के ऊपर ईंट हम रखते जाते हैं तो दीवार की ऊंचाई बढ़ते जा रही है, दीवार की ऊंचाई बढ़ रही है अर्थात प्रतिरोध बढ़ रहा है। अब दीवार को चाहे जितना ऊंचा हम बना लें, अर्थात जितना लंबा हम ऊपर की ओर लंबाई की ओर ऊपर उठा लें, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अब उस दीवार को हमने तोड़ के आधा किया, तो जब दीवार को तोड़कर आधा करेंगे प्रतिरोध तो हाफ हो जाएगा, प्रतिरोध का मान घट जाएगा, किंतु प्रतिरोधकता तो वही रहेगी। मान लेते हैं कि ये एक दीवार है बड़ा सा। अब ये दीवार बहुत सारे ईंट से मिलकर बना हुआ है, ऐसे इसमें सब ईंट लगे हुए हैं, बहुत सारे ईंट को एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर इसको बनाया गया है। अब देखिए ये एक एक जो ईंट है, इन सभी ईंट का आकार बराबर है, इन सभी ईंट का आकार बराबर है। ईंट को एक एक करके रखते गए, फिर रखते गए, फिर रखते गए, ऐसे करके हमने देखा कि इस जमीन के ऊपर एक दीवार खड़ा हो गया। जितना ऊंचा दीवार होगा अर्थात जितनी इसकी लंबाई ऊपर की ओर जाएगी प्रतिरोध उतना ही बढ़ते जाएगा। मगर हम यदि ये कहते हैं कि इस दीवार को हमने क्या किया, हाफ कर दिया, आधे काट दिए हमने, तो अब प्रतिरोध क्या हुआ, कम हो गया। लेंथ को हमने हाफ किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, हाफ हुआ। मगर ईंट के आकार में कोई परिवर्तन हुआ क्या, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे इसको हम और काट के अलग कर देते हैं तो भी क्या होगा, उस एक ईंट का आकार वही का वही रहेगा। ये जो ईंट है ये ईंट प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, रेजिस्टेंस का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टिविटी का वैल्यू चालक के डायमेंशन के ऊपर, विमा के ऊपर, उसके साइज एंड शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। उसके साइज एंड शेप को कितना भी लंबा करो, कितना भी उसको आप छोटा कर लो, उसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ा लो, क्रॉस सेक्शन को कम कर लो, कुछ भी स्थिति करो, प्रतिरोध में परिवर्तन होगा मगर उसकी प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं होगी। अर्थात प्रतिरोधकता प्रतिरोध की न्यूनतम इकाई है, हम ये कह सकते हैं। तो ये प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के ऊपर ये बातें थी, उन दोनों के बीच में एक सामान्य सा अंतर था, दोनों की इकाई के ऊपर हमने चर्चा कर लिया और ये कुछ इस प्रकार के चीजें थी। तो यह क्लास यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इनके ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न हैं, उन आंकिक प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करेंगे और प्रतिरोध का संयोजन सीरीज एंड पैरेलल इस सर्किट के ऊपर हम आगे बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।